गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग संविधान का चौथा पार्ट लेकर आए हैं और ये हमारा है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और इससे पहले हमने दोस्तों आप लोगों के पास 3 पार्ट भेजा है। पहला पार्ट हमारा था संघ राज्य क्षेत्र, दूसरा पार्ट था नागरिकता और तीसरा पार्ट हमारा था मौलिक अधिकार और चौथा पार्ट बच्चों आप लोगों की स्क्रीन पर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी है, जैसा कि आपने देखा है, व्यू हमें मिला है। तो और अगर हमारी वीडियो और आप पसंद आती है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। हाँ, और एक चीज़, बेल आइकन दबाना ना भूलें भाई, क्योंकि जब तक आप लोग बेल आइकन नहीं दबाएंगे तब तक हमारा मैसेज आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो बच्चों हमारे चैनल को ज़रूर शेयर करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज का हमारा चौथा पार्ट आ गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो बच्चों हम इसी के साथ आज आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने इससे पहले आप लोगों के पास एक वीडियो भेजी थी मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हमें देखना कि डिफरेंस क्या, अंतर क्या है। तो मौलिक अधिकार बच्चों हमने आप लोगों को बताया था कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है भाई। तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में हमने बोला था, बताया था। तो अब हमें दोनों में अंतर उठाना है। जैसे अगर बेटा हम अनुच्छेद 14 को ले लेते हैं। अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता, यानी भारतीय संविधान के तहत भारत के हर नागरिक को एक समान अधिकार दिया गया, कोई विभेद नहीं किया गया, यानी भेदभाव नहीं किया गया। अब अनुच्छेद 44 ले लेते हैं, यानी नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। तो सिविल संहिता मतलब होता है नियम कानून। तो राज्य भारत के हर नागरिक के लिए एक समान नियम कानून लागू करने का प्रयास करेगा। यहाँ कह रहा करेगा, यहाँ कह रहा है कि किया गया, यानी अनुच्छेद 14 में अगर कोई त्रुटि रह गई है तो राज्य प्रयास करेगा कि सबको एक समान नियम कानून लागू करे। तो पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस हम उठा लेते हैं। अनुच्छेद 32 कहता है क्या मौलिक अधिकार न्यायालय योग्य है या नहीं। तो बच्चों आपको बता दें कि जब जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तब तब अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, यानी मौलिक अधिकार न्यायालय योग्य है। तो क्या नीति निर्देशक तत्व न्यायालय योग्य है या नहीं। तो अनुच्छेद 37 कह रहा है, लिखा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व या अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। फिर भी ये देश के शासन के आधार हैं, इन्हें लागू करना स्वयं का दायित्व है। तो नीति निर्देशक तत्व किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, लेकिन मौलिक अधिकार न्यायालय में लाया जा सकता है। तो दोनों का डिफरेंस, मैंने हम ये कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व क्या है, नीतियों का निर्धारण करना, यानी देश के विकास के लिए इनकी पॉलिसी क्या है, यही है नीति निर्देशक तत्व। क्लियर हुआ। आइए अब हम आपके आर्टिकल्स को उठाते हैं। अगर हम दोस्तों
बात करते हैं अनुच्छेद 36 की। तो अनुच्छेद 36 कहता है राज्य की परिभाषा, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व की उद्देशिका या परिभाषा करता है। अब हम अनुच्छेद 37 को ले लेते हैं। कहता है इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध, यानी जो नीति निर्देशक तत्व के जो प्रावधान हैं किसी न्यायालय में, ठीक है, न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता और इसे लागू करना सरकार का दायित्व बनता है, राज्य का दायित्व बनता है। तो ये अनुच्छेद 37 में। अब हम आते हैं बच्चों अनुच्छेद 38 में। क्या है भाई? तो अनुच्छेद 38 कहता राज्य लोक कल्याणकारी की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था करेगा। माने राज्य का, सरकार का ये दायित्व बनता है कि लोक कल्याणकारी हितों की व्यवस्था करेगा। तो लोक कल्याणकारी मतलब क्या होता है कि एक गरीबी मुक्त राष्ट्र का निर्माण करना। तो गरीबी मुक्त राष्ट्र का निर्माण करना बच्चों, ये इनका कार्य है, नीति निर्देशक तत्व अर्थात सरकार का ये दायित्व बनता है। ठीक, अब हम आते हैं अनुच्छेद 39, समान कार्य के लिए समान वेतन देने का प्रयास करेगा। यानी अगर किसी पद पे आप भी कार्य कर रहे हैं, हम भी कार्य कर रहे हैं, तो वेतन देने का, अपने वेतन मान सेम होगा, पेमेंट अलग अलग जरूर मिल सकती, पैसा अलग अलग जरूर मिल सकता, लेकिन वेतन मान हमारा सेम होगा, पे स्केल सेम होगी। तो समान कार्य के लिए समान वेतन देने का राज्य प्रयास करेगा। तो दोस्तों अनुच्छेद 39 ये कहता है। अब हम आ जाते हैं अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान, यानी राज्य ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा। अब यहाँ एक प्रश्न बन जाता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कब और कहाँ लागू किया गया? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 1959 बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव पर कहाँ लागू किया गया भाई? राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया। नागौर जिले में लागू किया गया भाई। ठीक, तो भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कब और कहाँ लागू किया गया? तो 1959 राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया। क्लियर? अब दोस्तों यहाँ एक संशोधन पूछ देता है, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, ये दोनों कब हुए थे? 1992। तो 73वां संविधान संशोधन ये ग्राम पंचायत से, पंचायती राज प्रणाली से है, और 74वां जो है नगर निकाय से है। अब ये जो है इसको हम बोलते हैं ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत कहते हैं, और इसे हम बोलते हैं 74वां को नगर निकाय। नगर के जो चुनाव कराए जाते हैं भाई, निकाय। कभी कभी पूछता है ये किस अनुसूची में रखा गया? 11वीं अनुसूची में रखा गया दोस्तों, और ये रखा गया 12वीं अनुसूची में। माने ये 11वीं में रखा गया और ये 12वीं में। तो 73वां 11वीं अनुसूची, 74वां 12वीं अनुसूची में रखा गया। ठीक, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं भाई। हाँ,
अगला पॉइंट हमारा क्या आता है, अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में काम करने और शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार। माने कुछ दशाओं में, जैसे बीमारी, सार्वजनिक हित, या ऐसी कुछ दशाओं में लोक सहायता माने सरकारी सहायता पाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है भाई। और इसके बाद हम आते हैं अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 42 में कहता है काम न्याय संगत और मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता देने का राज्य प्रयास करेगा। काम की न्याय संगत मनोचित दशाओं में या महिलाओं के प्रसूति के समय राज्य सहायता देने का प्रयास, यानी हर संभव देने का प्रयास करेगा। 43 में कर्मकारों के हितों के लिए मजदूरी निश्चित करना, यानी मजदूरों को मजदूरी निश्चित करना ये सरकार का या राज्य का दायित्व बनता है। तो ये निश्चित करना राज्य का उद्देश्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अगले पॉइंट पे आ जाते हैं भाई। अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा, यानी भारत के हर नागरिक के लिए एक समान नियम कानून लागू करने का प्रयास करेगा और किया। ठीक है भाई। 45 क्या कहता है भाई, अनुच्छेद 45 कहता है 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का राज्य प्रयास करेगा। इसी के तहत, इसी को देखते हुए, यानी अनुच्छेद 45 को देखते हुए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया, जब भारत के प्रधानमंत्री थे इन्होंने 86 संशोधन किया था 2002 में। बच्चों दोस्तों 2002 में इन्होंने संशोधन किया और एक नियम बना दिया कि 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने का मौलिक अधिकार दे दिया। ठीक है भाई। जो 21A में रखा गया, अनुच्छेद 21A में इसे रखा गया। तो हमारा पॉइंट चल रहा था 45 कि 6 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का राज्य प्रयास करेगा। तो अनुच्छेद 45। आइए अनुच्छेद 46 की हम चर्चा कर लेते हैं भाई। अनुच्छेद 46 में क्या है, अनुच्छेद 46 कहता है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो दुर्बल वर्ग हैं, कमज़ोर वर्ग लोग हैं, उनके हितों की अभिवृद्धि के लिए राज्य प्रयास करेगा। ठीक है भाई। तो अनुच्छेद 46 में आ गया। 47 कहता है पोषाहार स्तर जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य प्रयास करेगा। तो ये सब किसको ऊपर छोड़ा गया है, राज्य मतलब सरकार के ऊपर। ठीक है दोस्तों। आइए तो और फिर हमारी बात आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा भाई। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है हमारा पढ़ाना तो आप लोग कमेंट लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शेयर भी करें, लाइक भी करें भाई, क्योंकि अगर आप लोग सहयोग करोगे तभी हम आप लोगों के सामने खड़ा हो सकते हैं। ठीक है भाई। बिना आपके सहयोग के हम लोग नहीं चल सकते, तो बिल्कुल सहयोग करें आप लोग। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन, यानी राज्य का ये दायित्व बनता है कि कृषि व्यवस्था को आधुनिक ढंग से संगठित करने का राज्य प्रयास करेगा और दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक लगाएगा। ठीक है भाई। तो कृषि व्यवस्था, तो हम आपको बता दें कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए 1965
या 1966 में एक क्रांति लाई गई थी दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति कहा जाता है भाई। और हरित क्रांति कहाँ लाई गई? हरियाणा और फिर पंजाब में लाई गई बच्चों, ध्यान रखना। और इसके जनक कौन थे हरित क्रांति के? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन इसके जनक थे बच्चों। और अगर हम बात करते हैं कि विश्व में हरित क्रांति सर्वप्रथम कब और कहाँ लाई गई, तो 1959 कहाँ लाई गई बच्चों? सोवियत संघ में लाई गई भाई। और सोवियत संघ में इसके जनक कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलांग है बच्चों, ध्यान रखना। डॉक्टर नॉर्मन बोरलांग इसके जनक हैं। ठीक। और सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पे पड़ा था? वैसे माना तो जाता खाद्यान्न में, लेकिन खाद्यान्न में मेन है आपका गेहूं, तो गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक हुआ। अब दूसरा पॉइंट में आता है पशुपालन। तो दुग्ध को बढ़ावा देने के लिए 1970 में क्या लाया गया भाई? 1970 में ऑपरेशन फ्लड या एक पॉइंट और उठाई गई थी, श्वेत क्रांति लाई गई बच्चों, ध्यान रखना। ऑपरेशन फ्लड को बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति लाई गई। और किस संस्था द्वारा लाई गई? तो राष्ट्रीय डेयरी उद्योग आनंदनगर गुजरात। तो आनंदनगर गुजरात में पड़ता। तो राष्ट्रीय डेयरी उद्योग आनंदनगर गुजरात की तरफ से लाई गई। इसके जनक कौन है? तो इसको याद रख लीजिए, डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसके जनक हैं बच्चों। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं भाई, अगले पॉइंट में हम आ जाते हैं। 48 कहता पर्यावरण संरक्षण और जीवों की सुरक्षा। कहता राज्य वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा और पर्यावरण को स्वच्छ रखेगा। ठीक है भाई। इसके बाद हम आते हैं अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व स्मारकों की सुरक्षा। कहता राज्य का ये दायित्व बनता है कि भारत में स्थापित सभी स्मारकों की सुरक्षा का प्रयास करेगा। ठीक है भाई। तो ये दायित्व बनता है। 50 कहता है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का राज्य प्रयास करेगा। यानी न्यायपालिका बच्चों एक स्वतंत्र निकाय है, एक कार्यपालिका के अधीन कार्य नहीं कर सकते। तो इसको निष्पक्ष करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए राज्य का दायित्व बनता है। ठीक। अब हम आ जाते हैं 51। अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा अभिवृद्धि। कहता है कि राज्य का ये दायित्व बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने का प्रयास करेगा। ठीक है भाई। ये राज्य का, सरकार का दायित्व बनता है। तो आगे बढ़ते हैं भाई। तो देखिए हमारा आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। और
5वां पार्ट लेके हम अगले वीडियो में आप लोगों के सामने आएंगे। और तब तक के लिए हम आज के वीडियो में समाप्त करते हैं। और फिर एक बार हम आप लोगों से कहना ज़रूर चाहेंगे कि अगर हमारी वीडियो पसंद आती है, हमारा क्लास आप लोगों को पसंद आता है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। हाँ दोस्तों, लेकिन बेल आइकन दबाना ना बोलें, उसको ज़रूर दबाइएगा, तभी हमारा मैसेज आप तक पहुंचेगा। और हमारी टीम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे मैटर आप लोगों को उपलब्ध कराई जाए। सारी सुविधा हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो चलिए आज का हम क्लास समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कार्यपालिका से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।